हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। कक्षा 12 समाजशास्त्र महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दोस्तों लेकर आए हैं 2023 में। 99% गारंटी यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस सेट में, बाकी दूसरे सेट में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा है, समुदाय से क्या आशय है। आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें, ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर वाला ये 2020 में पूछा गया है और जो ये नीचे है ये 2022 में पूछा गया अलग अलग सेटों में। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना है, कब किस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ ले ये आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हों, उनका साथ में रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ ना होकर समान जीवन के कारण होता है, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। दोस्तों जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में कहा गया है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के लोग बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के एक साथ एक समूह में रहते हों, तो ऐसे समुदाय को, जो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, यहाँ पे कहा गया है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद दोस्तों बहुत ही सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गरीब देश है, ठीक है, एक कोई गरीब देश है और एक कोई अमीर देश है। जब ये अमीर देश गरीब देश पे कब्जा कर ले और इसके सारे संसाधनों का उपयोग कर ले, तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। दो लाइन में आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने, उसे अपने अधिकार बनाने का प्रयत्न करता है और वह देश छोटे देश के संसाधन को पूरा उपयोग करता है और उनका शोषण भी करता है। दोस्तों आपको बता दें कि उपनिवेशवाद, भारत भी कभी उपनिवेशवाद था क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ग्रामीण क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रामीण समुदाय की दो विशेषताएं बताना। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो आप गांव में कैसा समुदाय होगा, वहाँ पे कैसे लोग होंगे, उनकी कम्युनिटी क्या है, उनके समूह के लोग कैसे रहते होंगे, या कुछ इससे पता है तो दो पॉइंट वहाँ से लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये है, ग्रामीण समुदाय के धर्म और परंपरागत बातों पर अधिक बल देते हैं। मतलब जो भी उनका धर्म होता है उस पर अधिक बल देते हैं और पुरानी बातें, परंपरागत बातें मतलब जो पुरानी प्राचीन बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, बहुत सारी सी बातें हैं, उसको भी फॉलो करते हैं। तो ऐसे ग्रामीण समुदाय में देखने को मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इन समुदाय में भाग पर निर्भर और अशिक्षा का मूल रहता है। ऐसे बहुत सारे गांव में लोग मिल जाते हैं, जब किसी की कुछ काम नहीं होता तो भैया कहते हैं हमारा भाग में जितना लिखा था उतना मिला हमको। तो दोस्तों भाग पर निर्भर होते हैं, ऐसे बात यहाँ पर देखने को मिलती है। अशिक्षा का मतलब यह था, बहुत ऐसे लड़के हैं लड़कियाँ हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो कहीं की अशिक्षा देखने को मिलता है। ग्रामीण समुदाय की ये दो विशेषता आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा है, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए और लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को अथवा करके आपसे पूछ सकता है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन भूगोल का भी है, अगर आप भूगोल सब्जेक्ट लिए हैं तो भूगोल में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर देखिए, आंसर की बात करें तो एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है। कितनी है? 943 है, 943 है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पीय में दोस्तों यह सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 देखिए यहाँ पे, जनसंख्या विस्फोट से क्या अर्थ है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए उत्तर, जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी अवस्था है जब स्वास्थ्य, चिकित्सा और पोषण के कारण मृत्यु दर में गिरावट आ जाए, किसी निश्चित समय में जन्म दर में तीव्र वृद्धि हो जाए, तो ऐसे को, इसी क्रिया को जनसंख्या विस्फोट कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ये है, कोई एक क्षेत्र ये है, यहाँ मान लीजिए 10 लोग रहते हैं और 5 साल में, ठीक है, कितने साल में, 5 साल में अगर यहाँ पे 1000 लोग हो जा रहे हैं, ठीक है, 1000 लोग हो जा रहे हैं, तो ऐसी क्रिया को हम जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो यही 5 साल में अगर यहाँ पे सिर्फ जो है 10 से यहाँ पे सिर्फ 100 लोग बढ़ते हैं, तो इस क्रिया को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। लेकिन अचानक जो है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखिए किसी क्षेत्र या प्रदेश में एक ऐसे निश्चित समय में
निश्चित समय में होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को पता लगाने के लिए 10 वर्षों में जनगणना कराई जाती है, जैसे 2011 में हुई थी, ठीक है, 2011 में हुई थी और 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, इसलिए 2011 की ही आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, जनसांख्यिकी क्या है या जननांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। जनसांख्यिकी या जननांख्यिकी को हिंदी जो इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं, और डेमोग्राफी जो शब्द है ये जो है ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है, ग्रीक भाषा के डेमोग्राफी से हुआ है और इसे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि डेमोस और दूसरा है ग्राफो। डेमोस का अर्थ होता है मनुष्य, पीपुल, ठीक है, और इसके बाद ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। इसको कह सकते हैं टू ड्रा आवर राइट अबाउट पीपुल। इस प्रकार हम डेमोग्राफी का जो शब्द है इसके अर्थ को हम निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि मनुष्य जनता के विषय में, ठीक है, मनुष्य या जनता के विषय में लिखना या अंकित करना डेमोग्राफी कहलाता है। बहुत ही सिंपल वे में आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जाति को परिभाषित कीजिए या जाति से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए। यहाँ से बहुविकल्पीय सवाल दोस्तों भी पूछा जा सकता है, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे। पहला सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि जाति जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ध्यान में रखिए पुर्तगाली शब्द से हुई है, पुर्तगाली के कास्टा से हुई है, ठीक है। और जो पुर्तगाली शब्द है जो कास्टा से हुई है इसका अर्थ होता है नस्ल, प्रजाति या प्रजाति भेद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जाति शब्द अंग्रेजी के पर्यायवाची शब्द कास्ट से हुई है। अंग्रेजी के कास्ट जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है, और पुर्तगाली शब्द जो है वो कास्टा है। कास्टा जो है इसका अर्थ होता है नस्ल, प्रजाति या नस्ल भेद होता है। अब देखिए यहाँ पे जो उसका आंसर होगा, जाति जन्म पर आधारित होती है। दोस्तों ये पॉइंट नोट कर लेंगे, जाति किस पर आधारित होती है, जन्म पर आधारित होती है। आपकी जो जाति है वो जन्म पर आधारित होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वास्तव में जाति मनुष्य के अंतर्विवाहित समूह या समूह का योग होता है। मतलब ये है अंतर्विवाह, जैसे मान लीजिए कोई ए फैमिली है, तो ए फैमिली अपने ए बिरादर को देखा कि उसके ए बिरादर कितने हैं, तो अपना जो शादी करेगा वो ए बिरादर में ही करेगा, ए जाति में ही करेगा, ठीक है। अब दोस्तों अब तो नया मतलब कि जैसे कि लागू हो रहा है कि यहाँ लोग अलग अलग शादी कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में समुदाय में हमारे ऐसा भी नहीं है। अगर ए परिवार का है कोई, अगर ए जाति का है, मान लेते ए जाति का है, चाहे जिस जाति का हो, यहाँ पे जाति का नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम ए मानते हैं, ठीक है। ए जाति है तो अपने जाति में जो है ए वाला ए में ही शादी करेगा, बी में नहीं करेगा। ऐसा करता है तो समाज कहीं न कहीं उसको गलत मानता है, समाज अभी सही उसे नहीं मानता है, ठीक है। तो ये बात इसमें कहा गया है। आगे देखिए यहाँ पे उसको उत्तर और आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में जाति मनुष्य के अंतर्विवाहित समूह या समूह का योग होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, ठीक है, जिसकी सदस्यता अर्जित ना होकर जन्माना प्राप्त होती है। जन्माना का मतलब जन्म से ही प्राप्त होती है। जिसके सदस्य समान या मिलते जुलते पैतृक धंधे, मतलब जो पिता काम करते हैं उसके बाद उनके फिर उनके बच्चे वही काम करते हैं, तो उसी के अनुसार जो है, जैसे मान लीजिए एक लोहार है तो लोहार के पिता वही काम करते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर आगे उनकी पीढ़ी आती है, तो इस तरह से जो है लोहारगिरी चलती रहती है, तो उसको पैतृक धंधा कहते हैं। तो पैतृक धंधा ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह दोस्तों इसकी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। इसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, तो घबराना नहीं आपको। आगे देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। नातेदारी से क्या समझते हैं। नातेदारी दोस्तों बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ये है, ठीक है, और कोई एक व्यक्ति ये है। जैसे मान लीजिए ये फीमेल है और ये मान लेते हैं मेल है, ठीक है। इसकी शादी इससे करा दिया जाए, इस फीमेल से, तो इसकी जो फैमिली होगी, इस लड़की की जो फैमिली होगी, इस लड़की का जो फैमिली होगा, इन दोनों कैसे जुड़ेंगे, रिलेशनशिप में जुड़ जाएंगे। अभी तक इन दोनों की अगर शादी नहीं होगी, मान लेते हैं इन दोनों की शादी अभी नहीं हुई है, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो क्या इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली को कभी जानते हैं तो क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, नातेदारी बनेगी, नहीं बनेगी। तो करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, इन दोनों का विवाह करा दीजिए। जब विवाह हो जाएगी तो भैया अपने आप रिलेशनशिप बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हम आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो नातेदारी बनती है वो विवाह संबंधी होती है। कैसे होती है, विवाह संबंधी होती है, विवाह पर निर्भर होती है, विवाह पर आधारित होती है, और बिना विवाह के नातेदारी नहीं बनती। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट और है रक्त संबंधी मतलब क्या, नातेदारी जैसे मान लो कि यहाँ पे आप हैं,
जैसे आप हैं, आपके पिताजी की बहन होंगी, उनकी आप मतलब कि आपकी बुआ होंगी कह सकते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे, है ना, तो एक खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो कहें कि वो भी नातेदारी को इंडिकेट कर रहा है। तो रिलेशनशिप ऐसे ही बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप दो तरीका है बढ़ाने का, मतलब बढ़ता है, एक विवाह संबंधी, दूसरा रक्त संबंधी। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे सकते हैं, जाति की विशेषताएं बताइए। अब जाति की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, आप अपने तरह से सोच के लिख सकते हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। जैसे देखिए, जाति की बात करें, जाति में समाज की समाज में अलग पहचान एक जाति की होती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई जाति ए है, कोई बी है, कोई सी है। इन जाति का जो समाज है, जो समुदाय है, ये अलग अलग होता है, क्योंकि इनकी ये अलग पहचान है। ठीक है, किसी को उच्च जाति में रखा गया है, किसी को निम्न जाति में रखा गया है। तो यहाँ पे जो जाति है वो कहीं न कहीं समाज में एक अलग पहचान है। आप सभी मानते हैं, जैसे मान लीजिए आपका गाँव है, तो आपके गाँव में पुरवा बना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई जाति के लोग होते हैं, यहाँ पे किसी जाति के लोग होते हैंगे। एक जाति यहाँ पे ये है, एक जाति ये है, एक जाति ये है, एक जाति ये है, लेकिन गांव एक ही है। लेकिन उन गांव में जो जाति है वो अलग अलग कस्बों में, अलग अलग पूर्व में बटी हुई है। अब उन जाति में अलग उनकी अलग अलग पहचान होती है। उच्च जाति के लोगों की अलग पहचान होगी, निम्न जाति के लोग उनकी अलग पहचान होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है खान पान पोशाक आदि पर प्रतिबंध। अब तो छुआछूत खत्म हो चुका है। पहले हुआ क्या करता था ना, पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा था। उच्च जाति निम्न जाति का शोषण करती थी। शोषण क्या मतलब, छुआछूत बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो कहीं न कहीं खान पान पर, पोशाक पे प्रतिबंध हुआ करता था। तो वो भी जाति की विशेषताएं ही कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विवाह संबंधी प्रतिबंध। वही मैंने आपको बताया कि अगर कोई ए फैमिली का है, तो ये फैमिली वाला ए जाति से ही शादी करेगा, बी से नहीं करेगा। तो यहाँ विवाह संबंधी भी प्रतिबंध है। ठीक है, ये भी जाति का ही एक तो विशेषताएं हो जाएगा। आगे देखिए, 2 पॉइंट यहाँ पे और है। 2 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है, नागरिक और धार्मिक योग्यताएं। नागरिक और धार्मिक योग्यताएं मतलब कि जो जिस धर्म का है और उसी धर्म से नागरिकता संबंधी उसकी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हिंदू है, अगर मान लीजिए वो हिंदू है तो हिंदू की नागरिकता रहेगी, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम की नागरिकता रहेगी। ठीक है, नौकरी पेशे में आदि का अभाव होता है। जाति के अनुसार भी छूट वगैरह मिलता है, तो उसके भी कहीं न कहीं जो है आपको देखने को अंतर मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है। मैं बहुत अब सिंपल भाषा को समझने की मैंने कोशिश किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों, अगर उसको PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आपको काम करना होगा। एक नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, इस पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है, 875641 41 60। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मैसेज करेंगे, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। आगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।